नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलीम बशीर और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इब्ने सफ़ी के उपन्यास दिलेर मुजरिम को। अभी तक मैं आपको इस उपन्यास के 4 अध्याय सुना चुका हूँ। अगर आपने उन अध्यायों को नहीं सुना है तो पहले वो सुन ले ताकि आप पूरे उपन्यास को ठीक से समझ सके। इस उपन्यास में अभी तक हमने सुना कि निषाद नगर में एक रोज सविता देवी का कत्ल हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें मार दिया। पुलिस का कहना है ये आत्महत्या है। तभी इंस्पेक्टर फरीदी आकर के रात से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि ये कत्ल असल में डॉक्टर शौकत का होना था। सविता देवी तो धोखे में कत्ल हो गई। उसके बाद अपनी दिमागी घोड़े दौड़ाकर किसी तरह इंस्पेक्टर फरीदी असली कातिल को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही असली कातिल मुजरिम का नाम बताने वाला होता है तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर फरीदी इसी उधेड़-बुन में होते हैं कि किस तरह इस केस को अपने जिम्मे ले। तभी एक रोज चीफ इंस्पेक्टर आकर ये केस इंस्पेक्टर फरीदी के हवाले कर देते हैं। अब इंस्पेक्टर फरीदी खुले तौर पर इस केस की तफ्तीश कर सकते हैं। अब आगे राजरूप नगर में नवाब वजाहत मिर्जा की आलिशान कोठी बस्ती से लगभग 1.5 मील की दूरी पर खड़ी थी। नवाब साहब बहुत शौकीन आदमी थे, इसलिए उन्होंने इस कस्बे को नन्हा मुन्ना सा खूबसूरत शहर बना दिया था। बस सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट की कसर रह गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कोठी में एक ताकतवर डायनेमो लगाकर इस कमी को पूरा कर दिया था। अलबत्ता कस्बे वाले बिजली की रोशनी से महरूम थे। कोठी के चारों तरफ 4 फलांग के इलाके में खुशनुमा बाग लगे हुए थे। नवाब साहब की कोठी से 1.5 फलांग की दूरी पर एक पुरानी इमारत थी जिसमें एक छोटी सी मीनार थी। किसी जमाने में इस मीनार का ऊपरी हिस्सा खुला रहा होगा और नवाब साहब के पूर्वज उस पर बैठकर मौज मस्ती करते होंगे, लेकिन अब यह बंद कर दिया गया था। सिर्फ 2 खिड़कियां खुली रह गई थी। एक खिड़की में एक बड़ी सी दूरबीन लगी हुई थी जिसका व्यास लगभग 1 फुट रहा होगा। इस इमारत में मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर इमरान रहता था। नवाब साहब ने यह पुरानी इमारत उसी किराए पर दे रखी थी। उसने इस मीनार की ऊपरी मंजिल को चारों तरफ से बंद करके उसी पर सितारों की रफ्तार का जायजा लेने वाली अपनी बड़ी दूरबीन फिट कर ली थी। कस्बे वालों के लिए वो एक संदिग्ध आदमी था। बहुतों का ख्याल था कि वो पागल है। उसे आज तक किसी ने इस 4 फलांग के इलाके से बाहर जाते ना देखा था। इंस्पेक्टर फरीदी कोठी के करीब पहुंचकर सोचने लगा कि किस तरह अंदर जाए। अचानक एक नौकर बरामदे में आया। फरीदी ने आगे बढ़कर उससे पूछा, अब नवाब साहब की तबीयत कैसी है? अभी वही हाल है। नौकर उसे घूरता हुआ बोला, आप कहां से तशरीफ लाए हैं? मैं डेली न्यूज का रिपोर्टर हूं और कुंवर सलीम से मिलना चाहता हूं। यहां अंदर हॉल में आ जाइए, मैं उन्हें खबर कर देता हूं। फरीदी बरामदे से गुजरकर हॉल में दाखिल हुआ। हॉल की दीवारों पर चारों तरफ नवाब साहब के पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। फरीदी उन्हें देखने लगा कि तभी वो चौंक पड़ा। उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर जा टिकी थी। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे घनी मूछें और दाढ़ी के पीछे कोई जाना पहचाना चेहरा है। अरे वो मारा, वाह बेटे फरीदी! वो आप ही आप बड़बड़ाया। वो कदमों की आहट से चौंक पड़ा। सामने दरवाजे में एक लंबा तगड़ा नौजवान कीमती सूट पहने खड़ा था। पहले तो वो फरीदी को देखकर झिझका, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। साहब, आप रिपोर्टर से तो मैं तंग आ चुका हूं। वो हंसकर बोला, कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? शायद मैं कुंवर सलीम से बात कर रहा हूं। फरीदी ने अदब से कहा, जी हां, मुझे कुंवर सलीम कहते हैं। उसने बेदिली से कहा, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, मैं बहुत बिजी आदमी हूं। नवाब साहब का अब क्या हाल है? अभी तक होश नहीं आया। और कुछ? कब से बेहोश हैं? 15 दिन से। फैमिली डॉक्टर की राय है कि ऑपरेशन किया जाए, लेकिन कर्नल तिवारी इसके हक में नहीं है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। वो फिर उसी दरवाजे की तरफ घूम गया जिस तरफ से आया था। फरीदी के पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब वो पुरानी कोठी के पास से गुजर रहा था तो एकदम से उसकी हैट उछलकर उसकी गोद में आ गिरी। हैट में बड़ा सा छेद हो गया था। उसने धीमे से कहा, बाल बाल बचे फरीदी साहब, अब कभी मोटर की छत गिराकर सफर न करना। अभी तो इस बेआवाज राइफल ने तुम्हारी जान ही ले ली थी। थोड़ी दूर चलकर उसने कार रोक ली और पुरानी कोठी की तरफ पैदल वापस लौटा। बाढ़ की आड़ से उसने देखा कि पुरानी कोठी के बाग में एक अजीबोगरीब बूढ़ा एक छोटी नाल वाली राइफल लिए गिलहरियों के पीछे दौड़ रहा था। फरीदी बाढ़ लांघकर अंदर पहुंच गया। बूढ़ा चौंक कर उसे हैरत से देखने लगा।
बूढ़े को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ गया हो, या फिर जैसे वो कोई भूत हो। उसका रंग हल्दी की तरह पीला था, बाल क्या भौएं तक सफेद हो गई थी, चेहरा लंबा था और गालों की हड्डियां उभर आई थी, दाढ़ी मूठ साफ, होठ बहुत पतले थे, लेकिन आंखों में बला की चमक और जिस्म में जबरदस्त फुर्ती थी। वो उछलकर फरीदी के करीब आ गया। मुझसे मिलिए, मैं प्रोफेसर इमरान हूँ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और आप? मुझे आपके नाम से कोई दिलचस्पी नहीं, फरीदी उसे घूर कर बोला। मैं तो उस खौफनाक हथियार में दिलचस्पी ले रहा हूं जो आपके हाथ में है। हथियार? बूढ़े ने खौफनाक कहकहा लगाया। ये तो मेरी दूरबीन है। वो दूरबीन ही सही, लेकिन अभी उसने मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया होता। फरीदी ने अपनी हैट का सुराख उसे दिखाया। बूढ़े की आंखों में खौफ झांकने लगा। उसने एक बार गौर से राइफल की तरफ देखा और फिर हंसकर कहने लगा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये वाकई राइफल है। मैं गिलहरियों को शिकार कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ और अपनी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। बूढ़े ने फरीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर इस जोर से दबाया कि उसके हाथ की हड्डियां तक दुखने लगी। उस बूढ़े में इतनी ताकत देखकर फरीदी बौखला गया। आइए आइए, अंदर चलिए, आप एक अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। वो फरीदी का हाथ पकड़े हुए पुरानी कोठी में घुस गया। आजकल गिलहरियां और दूसरे छोटे जानवर मेरी खास दिलचस्पी है। आइए मैं आपको उनके नमूने दिखाऊं। वो फरीदी को एक अंधेरे कमरे में ले जाता हुआ बोला। कमरे में अजीब तरह की बदबू फैली हुई थी। बूढ़े ने कई मोमबत्तियां जलाई। कमरे में चारों तरफ मुर्दा जानवरों के ढांचे रखे हुए थे। बहुत से छोटे जानवर कीलों की मदद से लकड़ी के तख्ते में जकड़ दिए गए थे। इसमें से कई खरगोश और कई गिलहरियां तो अभी तक जिंदा थी, जिनकी तड़प बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। कभी कभी कोई खरगोश दर्द से चीख उठता था। फरीदी को ऊब सी होने लगी और वो घबरा कर कमरे से निकल आया। अब आइए मैं आपको अपनी दूरबीन दिखाऊं। ये कहकर वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फरीदी भी उसके पीछे चल रहा था। मीनार लगभग 25 फुट चौड़ा रहा होगा। आखिर में वो एक कमरे में दाखिल हुए जो ऊपरी मंजिल पर था। वहां एक खिड़की से दूरबीन लगी हुई थी। यहां आइए, वो दूरबीन के शीशे पर झुक कर बोला। मैं इस वक्त नवाब साहब के कमरे का मंजर इतना साफ देख रहा हूं जैसे वो यहां से सिर्फ 5 फुट की दूरी पर हो। नवाब साहब लेटे हैं, उनके सिरहाने उनकी भतीजी बैठी है। ये लीजिए, आप देखिए। फरीदी ने अपनी आंख शीशे में लगा दी। सामने वाली कोठी की बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी और कमरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कोई आदमी सिर से पैर तक मखमल का लिहाफ ओढ़े लेटा था और एक खूबसूरत लड़की उसके सिरहाने बैठी थी। मैं सामने वाले कमरे के बहुत राज जानता हूं, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? बूढ़ा फरीदी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। बस करो, अब आओ चले, मुझे किसी के राज जानने की जरूरत ही क्या है। फरीदी अपना कंधा उचका कर बोला। बूढ़ा कहकहा लगा कर बोला, क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह जुमला तुमने सिर्फ इसलिए कहा कि मैं सारे राज उगल दूं। तुम खतरनाक आदमी मालूम होते हो। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दूं। दोनों नीचे उतर आए। अभी वो हॉल ही में थे कि दरवाजे पर कुंवर सलीम की सूरत दिखाई दी। आप यहां कैसे? उसने फरीदी से पूछा। क्या प्रोफेसर को जानते हैं? जी नहीं, लेकिन आज उन्हें इस तरह जान गया हूं कि जिंदगी भर भूल ना सकूंगा। क्या मतलब? आप गिलहरियों का शिकार करते करते आदमी का शिकार करने लगे थे। फरीदी प्रोफेसर के हाथ में दबी हुई राइफल की तरफ इशारा करके बोला। मेरी हेड देखिए। ओह, समझा। कुंवर सलीम तेज आवाज में बोला। प्रोफेसर, तुम हमारी कोठी खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें पागल खाने भिजवा दूंगा, समझे? बूढ़े ने डरते हुए सलीम की तरफ देखा और भागकर मीनार के जीने पर चढ़ गया। माफ कीजिए, यह बूढ़ा पागल है, बेकार ही में हमारी परेशानियां बढ़ा रहा है। खैर, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। आप भी अपने घर जाइए। तो दोस्तों, अभी हमने सुना इब्ने सफी के उपन्यास दिलेर मुजरिम का 5वां अध्याय, भयानक बूढ़ा। तो आखिर कौन है ये बूढ़ा जो बूढ़ा होने के बाद भी इतना ताकतवर है कि इंस्पेक्टर फरीदी जैसे लंबे चौड़े आदमी का हाथ दबाकर उसकी चीख निकाल सकता है? और उसके बाद क्या सच में डॉक्टर शौकत को मारने का प्लान इसलिए बनाया गया ताकि नवाब साहब उससे इलाज ना करवाने लगे? और कौन है ये सलीम? क्या यही तो असली कातिल नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए इब्ने सफी के उपन्यास दिलेर मुजरिम को। मैं अली बशीर आपके सामने पूरा उपन्यास जल्द पेश करूंगा।
और उपन्यास को सुनने के लिए अली बशीर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए।